Hello, student. Welcome to Beautiful Mind IS. I am Arun Kumar, and here is a topic of essay that has been asked in Civil Service Examination 2021, and I will discuss this topic just to let you know that how you can develop the contour, means the boundary of the essay, how we will decide that how it will be built up. वो जो उसका किसी ऐसे का जो राइटिंग प्लॉट होता है, हाउ विल यू डेवलप दैट थिंग, मैं उसके बारे में केवल बात करूँगा। और मुझे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मिला है मुझे, वो है योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। So it appears slightly philosophical. Anyway, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि philosophical है या क्या है, बस ये है कि मैं इसको आंसर कर सकता हूँ कि नहीं। इस एटीट्यूड पर हम काम करते हैं किसी चीज़ पर। ठीक है, उसकी एनालिसिस क्या करना है, यूपीएससी क्या पूछेगा, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो टॉपिक है उसमें आप टॉपिक सेलेक्ट करते, तो ये टॉपिक मैंने अभी लिया है डिस्कशन के लिए। अगर आपने इस टॉपिक को चुन कर लिखा है तो आप और हम मैच कर दें कि किस तरह से सोचा होगा अपने एग्जामिनेशन हॉल में। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा या ख़राब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बता सकता हूँ कोई चीज़ को, तो उस पर मत जाना आप। इसका एक लॉजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि आप जो हमें देख रहे हो वो एक्चुअली आपको दर्शा रहा है। एक पार्ट इसका ये समझ लेते। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, क्या इसका मतलब क्या है, इसका कनोटेशन क्या है कि योर परसेप्शन ऑफ मी, आप जिस प्रकार जैसे हमारे बारे में कुछ बताते हो कि यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ बैड टीचर, जो भी, या आप ऐसे हो, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो यू आर परसीविंग मी। परसीविंग का मतलब होता है कि आपका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है हमारे बारे में, जो परसेप्शन है आपके पास, धारणा है, वो सब उसी में आ जाता है। एक बड़ा कनोटेशन होता है परसेप्शन कि भाई, कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री ऐसे है, तो ये आपका परसेप्शन भी हो सकता है, रियलिटी। कभी कभी परसेप्शन और रियलिटी अलग भी होती है। यहाँ पे ये है कि योर परसेप्शन ऑफ मी, जो आप मुझे देख रहे हो, ये रिफ्लेक्शन ऑफ यू। अब इस बात को थोड़ा एलोबरेट कर लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट में चलेंगे कि जैसे आप, कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो दो रियलिटी होती है सामने। एक होता है जो एक्चुअल रियलिटी, जिसको आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी कह सकते हैं। तो जो हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो क्या हम उसको उस तरीके से देखते हैं जैसा वो है, मतलब वी परसीव द थिंग एज दे आर, जिस तरीके से है, या उसको परसीव करने के दौरान हम अपने विश्वास को, हम अपने एटीट्यूड्स को, हम अपने एजम्पशंस को जो रखते हैं उसके चश्मे से देखते हैं। ये है पता कि आप जो हैं, आप हैं मतलब क्या, आपका व्यक्तित्व क्या, आपका एटीट्यूड क्या, आपका विश्वास क्या, आपकी पर्सनालिटी, मतलब ओवरऑल जो आपका जो एक डिस्पोजिशन है, यानी आपके अंदर की जो चीज़ है, उसी के चश्मे से आप चीज़ों को देखेंगे। तो जो रियलिटी वो है जो आप देख रहे हैं, वो एक्चुअल रियलिटी होगा, लेकिन उसमें जो परसेप्शन में आप देखेंगे कि एक इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है। अगर आप एनालाइज करें साइकोलॉजी में इसको, या इसको कहा जाता है कि भाई आप परसेप्शन में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उस टेक्निकल चीज़ों में नहीं जा रहा मैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब भी किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं कि सामने कोई आ रहा है, तो बहुत जो शुरुआत के फिलोसफर भी थे, जैसे एरिस्टोटल भी है, और डाउन द लेन जो भी, प्रत्यक्ष ज्ञान करने का क्या तरीका, आप उसको देखिए, देखते समय लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी आंखों से देख रहा है। हम कहते हैं ना कि आई बिहाइंड आई, हर व्यक्ति की आंखों के पीछे एक आंख है, वो उसका चश्मा है। और वो चश्मा है मतलब क्या है, ये वाला नहीं। चश्मा है मतलब हम किसी चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वो हमारे आंतरिक चीज़ों पे भी निर्भर करता है। तो ये इस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। अब मैं
आपको मोटे तौर पे एक एग्ज़ाम दूँ कि एक व्यक्ति से पूछे कि परसेप्शन आपका क्या है, एक तो फिजिकल परसेप्शन होगा इमीडिएट में कि कुछ लोग सड़क जाम किए हुए हैं, है ना, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी पंजाब में हुआ ना कि प्रधानमंत्री के रास्ते को ब्लॉक किया हुआ, तो अब आप इसको कैसे देखते? तो अगर मैं प्रधानमंत्री का बहुत ही बड़ा सपोर्टर हूँ या अपने तरीके से चीज़ों को समझ रहा हूँ, तो एक पक्ष ये भी हो सकता है कि नहीं करना चाहिए था, है ना? तो ये मेरा उस घटना का देखो परसेप्शन मेरा कैसा है, जो मैं देख रहा हूँ, और उसी को कि ये गलत है या वो ये चीज़ें जो हो रही है। देखिए परसेप्शन में हमेशा इवैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट रहे कि आप जो सेंस करेंगे और उसको आप फिर ऑर्गेनाइज करके फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसमें आप इंटरप्रेट कर रहे हो, आप अपने एजम्पशन से, पॉलिटिकल बिलीफ से, अपने हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर समझ रहे हो कि भाई केंद्र की चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा डोमिनेंट है, तो स्टेट में उसको फॉलो होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन हम सही और गलत नहीं बोले कि आपका अपना बिलीफ्स आपके परसेप्शन को गाइड कर रहा है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ यू। लेकिन एक ऑन द अदर हैंड जो दूसरे साइड बैठा है वो आपसे अलग भी देख सकता है चीज़ों को, तो क्या गलत हो? अपने ही देश में नेहरू जी के भी काफिले को रोक दिया था किसानों ने। तब उन्होंने पूछा था कि आज़ादी मिलने से मुझे क्या हुआ? बोला आज़ादी मिलने से ये मिला कि तुम हमारे काफिले को रोक के बोल रहे हो, अंग्रेज़ के काफिले को रोक के बोल सकते थे? तो आप समझिए, अगर इस साइड से अगर देखें तो कोई इस तरीके से भी परसीव कर रहा है, तो उसका जो परसेप्शन है चीज़ों के बारे में वो उसके अपने रिफ्लेक्शन है, वो क्या सोचता है चीज़ों के बारे में, पॉलिटिकल बिलीफ्स उसका कैसा है, डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोच है, समझ है। सही और गलत पे नहीं जाना है, मुझे इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे फोकस रखना है कि एक व्यक्ति जो परसीव करता है वो बाहरी चीज़ों के, यानी कि टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं ना कि आप जो सेंस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन जो परसीव करेंगे, जो परसीव्ड रियलिटी होगी आपकी, वो एक व्यक्ति है आप, यू आर परसीविंग द थिंग्स, सो यू विल इंटरप्रेट द थिंग्स इन योर ओन वे। परसेप्शन में ये बात है कि आपका जो परसेप्शन है वो आपके रिफ्लेक्शन को दिखाता है। और ये फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा कोटेशन भी है कि चीज़ें ना हम वैसे परसीव करते हैं जैसे हम होते हैं। कई रिसर्च में ऐसा दिखाया गया, आप देखेंगे कि हमारी अवस्था भी क्या है। जैसे हम, हमारा साइकोलॉजी बैकग्राउंड है तो हम तो साइकोलॉजी से एग्जांपल दे सकते हैं, आप हर तरीके से दे सकते हो। जैसे कि आपका जो विश्वास है, चौरा चौरी कांड में गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया जो एजिटेशन था, तो उसको आप कैसे देखते हैं? गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह के वाले इशू में इनका ये स्टैंड था, उसको आप कैसे देखते हैं? तो ये जो आपका अपना विश्वास है वो उस घटना को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, तो अपनी तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप छोटे एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कि छोड़ दीजिए बड़ी बड़ी एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, छोटे एग्जाम्पल को लेके देखते हैं कि एक रिसर्च हुआ तो उसमें देखा कि जब लोग भूखे हों और उनको कुछ हेजी सी चीज़ें दिखाएं तो वो ज़्यादा उसका इंटरप्रिटेशन खाने पीने की चीज़ों के जैसा देखते हैं, मतलब कि नॉर्मल के लोगों की तुलना में, जैसे ऐसा चीज़ है जिस एम्बिगुअस है, मतलब क्लियर नहीं है, तो वो क्या है, तो ऐसे पूछा जाता है तो ज़्यादातर वो जो इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, ये रिसर्च है, वो खाने पीने की चीज़ों के करते हैं कि ये शायद ब्रेड जैसा दिख रहा है या ये कुछ जैसा दिख, मतलब खाने पीने की, यानी कि हमारी जो इंटरनल स्टेट है वो हमारे, यानी हमारा मोटिवेशन है, जो ड्राइव है, हंगर मोटिवेशन, वो उसको गाइड कर रहा है, इंटरप्रेट करने में है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन और डीपर लेवल पे अगर आप समझें कि हमारे एटीट्यूड से क्या भी परसेप्शन गाइड होता है, बोले बिल्कुल। आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, जैसे आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा है ना, कि गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती है, इसको आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? तो अब आप इसका जो, देखो जो आप इस पर रिएक्शन होगा वो आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड पर। अगर आप कहते हैं कि नहीं, फ्रीडम शुड बी ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट, वो आप कुछ मत करिए, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, अगर एक छोटा सा बहाने से भी फंडामेंटल राइट को अगर वो लिमिट करती है तो वो करती चली जाएगी, इसलिए नहीं होना चाहिए। दूसरा हो सकता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आज ये टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा मॉन्स्टर साबित हो रहा है कि किसी का भी चरित्र हनन कर रहा है, किसी को भी डिफेम करके रख दे रहा है।
आप एक बार किसी को चोर कह दें, किसी के चरित्र पे दाग लगा दें और बाद में वो सही साबित होता है, तो क्या उसको आप वापस ला सकते? नहीं ला सकते। तो आप उसको कैसे देखते? ये चीज़ को आपको दिखाना। तो ये एटीट्यूड पे भी निर्भर करता है। वैल्यूज़ कहते हैं कि आपके दिमाग में जो आइडियल्स होते हैं, है ना, कल्चरल आइडियल्स बोले जाते हैं, वैल्यूज़, इनको आप देखिए कि वैल्यूज़ का भी इम्पैक्ट होता है। तो रिसर्च में भी अगर आप भले ही ना पढ़े हो रिसर्च, लेकिन ऐसे भी देखेंगे कि अगर आप कलेक्टिव वैल्यूज़ के लोग हैं और हम इसके इंडिविजुअल लेवल, अभी हम इसमें दिखाया कि भाई एक पेरेंट्स ने को अपने बच्चा, उनके बेटे ने टांग कर एक जगह से दूसरे वार्ड में ले जा रहा होगा अपने तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कोई कहेगा कि अरे व्हीलचेयर तो होगा वहाँ पे, या स्ट्रेचर तो होगा, आपने क्यों नहीं उठाया? कुछ नहीं कहा कि पेरेंट्स हमारे लिए बोझ थोड़ी है। देखो, आप ये इस बात को समझ सकते हैं, अगर कोई ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको परसीव करने का ये ऐसा रियलिटी है जो ऑब्जेक्टिव है नहीं। मतलब घटना ये हुआ कि वो अपने साथ नहीं रखना, वो फैसला करता है कि हम आप अलग रहिए और हम लोग अलग रहेंगे। इसको आप अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक दूसरा तरीके से कर सकते हैं। एक कह सकता है कि ये तो बड़ा ही रिजेक्शन शो कर रहा है, बड़ा ही। दूसरा ये भी कह सकता है कि शायद वो अपनी वाइफ और पेरेंट्स के झगड़े को कम करने के लिए मैकेनिज्म लिया है कि ठीक है, हम जितना हेल्प होगा हम करेंगे आप, लेकिन अल्टीमेटली अगर अलग रह के ज़्यादा खुश रहते हैं तो वही ज़्यादा अच्छा है। डाइवोर्स पर आपका क्या परसेप्शन है? एक कह दें कि भाई इस्लाम में बड़ा आसानी से डाइवोर्स को कर दिया, तो इसमें कई लोग कहते हैं तो अच्छा तो है, घुट घुट के एक साथ रहने से क्या फ़ायदा? जब मन नहीं मिल रहा हो, दिल नहीं मिल रहा हो, रात दिन कुत्ते बिल्ली के जैसा लड़ रहे हो, तो एक साथ रहने का क्या फ़ायदा है? एक परसेप्शन ये है। तो हमारा बिलीफ रिफ्लेक्ट हो रहा है उस परसेप्शन में। और दूसरा जो है अगर वो मानता है कि नहीं, जन्म जन्म का साथ है, मरे लड़े सड़े सब एक ही साथ रहना है, वो अपना परसेप्शन है। चीज़ों को जो हम परसीव करते हैं ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव भी हो, जितना इंटरप्रिटेशन का गुंजाइश होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ यू होगा। हमारे साइकोलॉजी में एक होता है थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट। इसको हेनरी मुरे नाम का रिसर्चर ने किया था कि आप किसी को एक थीम दे दीजिए किसी स्टोरी लिखने के लिए, और उस पर वो जो कहानियाँ बिल्डअप करने के लिए कि इस पर एक कहानी लिखो। एक आदमी जो है सामने लैम्प के सामने कुछ लिख रहा है, अब उस पर आप एक स्टोरी बनाना है। कुछ कार्ड होते हैं जो दिए जाते हैं, तो उन कार्ड के पर आपको कहा जाता है कि मेकअप योर स्टोरी, अपने मन से जो लिखना है लिखो। तो आप जो स्टोरी लिखते हो, तो कई स्टोरी को हम एनालाइज करें तो क्या दिख के आता है? एक आता है कि कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो बार बार रिटर्न होते हैं, है ना, वो माइंड पे बार बार रिटर्न होगा। जब देयर विल बी सम कॉमन थीम, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे राइटर जो लिख रहा है स्टोरी, उसका माइंड बार बार रिटर्न होगा, उसी तरीके से देखेगा चीज़। तो वो उसका माना जाता है कि ये इसका डोमिनेंट नीड है इसके अंदर का। देखो, उस कहानी में जो कैरेक्टर क्या है, कहानी क्या है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो कर रहा है वो और एक ख़ास चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर की चीज़ें ही बाहर आ रही है। कहानी में जो वो जिस बात पे जोर दे रहा है, किस बात को, ज़िंदगी के किस चैलेंजेस को चैलेंज मान रहा है, किसको नहीं मान रहा है, कुछ वैसा ही जैसा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में एक कहानी के अंदर जो कहानी का जो प्लॉट डेवलप हो रहा है, उसमें जो कहानी में जो स्ट्रेसर दिख रहे हैं, या उसके जो 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 जिस चीज़ के एस्पिरेशन और ड्रीम दिखा रहे हैं आप, वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है किसका? उस व्यक्ति के अंदर का अपना। कुछ वैसा ही परसेप्शन में है। देखिए, उसी लाइन पे बना हुआ है कि जब चीज़ें, वो उस पिक्चर को आप परसीव कर रहे हैं, तो उस पिक्चर में कुछ नहीं है ना। आप जो बिल्डअप कर रहे हो कहानी, उसमें कहाँ लिखा हुआ है वो कहानी? वो तो आप बिल्डअप कर रहे हैं। तो वो तो हुआ कि उसका एक्सटेंशन वाला भाग, लेकिन इमीडिएट अगर आप परसीव कर रहे हैं, उसको जांचने का एक तरीका हुआ थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट में। आप देखिए कि आप जो देख रहे हैं वो है क्या, है ना। तो ये वाला चीज़ जो है, अगर आप इसमें देखेंगे कि इमीडिएटली भी किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, तो उसमें हमारा जो परसेप्शन है, जो हम देखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है हमें, जैसा हमारा उस देखने का जो नज़रिया है हमारा, वो सब सारा चीज़ें ना, वो हमारे इंटरनल चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसको आपको एलोबरेट करके देखो, पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके मतलब को समझाना है आप, तो पहले इसका मतलब करिए। एलोबोरेशन का मतलब विद द डिफरेंट एग्जाम्पल यू शुड क्लैरिफाई इट्स मीनिंग। मीनिंग कई तरीके होते हैं, डेनोटेटिव भी होता है, कनोटेटिव। कनोटेशंस को समझाना है कि इसका देखिए अलग मतलब क्या है।
बड़े फ्लग पे अगर देखें कैनवास पे, इसका मतलब क्या निकल के आता है, ठीक। और तब उसका एक्सप्लेनेशन देखिए ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा ये हो सकता है कि जो इंटरप्रिटेशन होता है परसेप्शन में, तो आप एक्सप्लेन तो पहले एलोबोरेशन कर दें, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अलग अलग एंगल से, और फिर उसका एवेल्युएशन कर सकते हैं कि ये सही है गलत है, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले एलोबोरेशन करना होगा, व्हाट डज इट मीन, है ना, कि ये वाला बात कहना सही भी है कि नहीं, कि यानी ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जर्वेशन नहीं होता, यानी हम जो चीज़ देखते हैं वो रियलिटी से दूर भागते हैं, सब लोग अपना अपना देखते हैं, तो वर्ल्ड में किसी मुद्दे पर सहमति ही नहीं होना चाहिए। फिर आप ऐसे इवैल्यूएशन में लिख सकते क्रिटिसिज्म में कि हम हर व्यक्ति यानी सब अपने से देख रहा है, तो फिर कॉमन पॉइंट क्या होगा। वर्ल्ड लीडर का ये जो सब होता है मीटिंग, यूनाइटेड नेशंस का ले लें या रीजनल मीटिंग्स होते हैं, फोरम होते हैं कंट्री में, पंचायत में, संसद में, तो सब लोग इसी मुद्दे पर अलग अलग देखते हैं, तो फिर एक मीटिंग कैसे होगी, एक मुद्दे पर आएंगे कैसे हो। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप इसको थोड़ा वही इवेलुएट भी कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कंक्रीट होती है, जहाँ पे हम मानते हैं कि वो इम्पर्सनल है। किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, एक्सरे जो दिखा रहा है वो वही है, लेकिन अब उसमें कह सकते हैं कि एक सर्जन कह रहा है कि सीरियस फ्रैक्चर है, कम है, उसको उसमें डिफरेंसेस होंगे, है ना। तो यही देखिए, जहाँ पे स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन ज़्यादा है वहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, ये पोर्शन को आपको कर देना है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, थोड़ा लंबा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ इसमें कि ये कोई रेडीमेड आंसर तो हो नहीं सकता ना, इसका तो रेडीमेड आंसर क्यों होगा, इसको तो आपको बिल्डअप ही करना, सोच सोच के। ऐसे तो ऐसा चीज़ जो रिफ्लेक्शन ही होता है आपने, आप जो ऐसे लिख रहे हो किसी टॉपिक पे, वो भी आपका रिफ्लेक्शन ही दिखाता है। ऐसा नहीं कि आप उस आपका पर्सनालिटी आपके अंदर की चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं करें, इसलिए तो ऐसे टेस्ट लिया जाता है कि आपके पूरे जो कॉग्निटिव प्रोफाइल है, यानी कुल मिलाकर आपकी जो क्षमता है वो निकल के आ जाएगी, आपकी जो सोच, सच्चाई, आपका नज़रिया सब निकल के आएगा इस ऐसे में, ठीक है। माई रिएक्शंस टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी। अब सपोज़ कि जैसे आपने कहा कि आप ऐसे टीचर, ठीक है, तो ये आपका परसेप्शन हो गया, मैं मान लिया, ठीक है। आपने जो भी रहा हो, आपने कहा कि तुम खराब समझ रहे हो, शायद तुम ही खराब, मान लिया मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। आपने जो कहा है उस पर अब मैं जो रिएक्ट कर रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट ए गुड टीचर सपोज, तो इस पर मेरा रिएक्शंस क्या आएगा, आप समझिए। इसमें कहा जाता है कि आप जो बात कह रहे हो वो मेरा रिएक्शन क्या होगा, ये डिपेंड हमारा अवेयरनेस लेवल, कि हम कितने अवेयर हैं अपने बारे में। अगर उस बात में सच्चाई भी हो सकता है, ये हो सकता है मैं किसी चीज़ को अच्छा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, तो उस आधार पर शायद आप बोल रहे हो, शायद अभी आपके मार्क्स कम आए इस आधार पर मिल रहे हो। तो यानी कि हमारे अंदर वो बात को हम कितने अपने को इंट्रोस्पेक्ट करके समझ सकते हैं, हमारी अपने बारे में जो समझ है इंसान का, जो खुद का जो आंखें तो बाहर की तरफ होती है, तो लोग दुनिया की समझ ज़्यादा रखते हैं, खुद के बारे में कम, यानी अवेयरनेस कम रहता है। तो वो अवेयरनेस का लेवल जितना ज़्यादा होगा उस आधार पे आप रिएक्शंस देंगे। जैसे एक आदमी, आपने गलत बोला, एक संसद में देखते होंगे कि किसी मुद्दे पर टीवी में देखते होंगे, बोलना शुरू नहीं कि दूसरा रिएक्ट करना शुरू कर दे, तो यह है कि आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आप सुन क्यों नहीं रहे उसे, ये है। जो व्यक्ति ये अवेयर है कि जैसे नहीं, अगर उसको लगता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं तो वो उसको आने देगा। अगर वो इतना अवेयर है कि वो, हम नहीं कह रहे बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई कि आप एकदम गौतम बुद्ध ही हो गए, लेकिन इतना माइंडफुल और अवेयर है कि आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि है क्या ये मेरे अंदर है या, तो खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवेयरनेस अपने के आ रहे हो अवेयरनेस। हो सकता है कि आप बोल रहे हो वो सही नहीं मिलता मुझे, लेकिन तब हम अपने वैल्यूज़ के प्रति अवेयर हो सकते हैं, हम अपने वैल्यूज़ के प्रति अवेयर हो सकते हैं कि कैसे हम आपको रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आप गलत बोलें, गलत बोलने का ये हम कहते हैं हर व्यक्ति का राइट है बोलने का, बोल की लब आज़ाद है तेरे, कहा है बोलो, लेकिन अब मैं उस पर क्यों रिएक्ट करूँगा, क्योंकि मेरा अपना नेचर है, स्वभाव है, मैं उस तरीके से क्यों रिएक्ट करूँगा। तो मेरे वैल्यूज़ के, जैसे हम साइकोलॉजी में जाएं तो देखते हैं कि एटीट्यूड हो, उसमें स्ट्रेंथ कितना है, और क्या उस एटीट्यूड के बारे में हम अवेयर हैं, उस वैल्यूज़ के बारे में हम अवेयर हैं जिस बारे में, अगर हम उस वैल्यूज़ के बारे में अवेयर हैं दैट विल गाइड आवर बिहेवियर, तो हमारे रिएक्शन को वो गाइड भी करेगा। तो अवेयरनेस का कई लेवल होते हैं,
एक होता है ना कॉन्शियस है, हम जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, अवेयर भी हैं। एक प्री कॉन्शियस होता है कि ये नहीं है लेकिन वो चीज़ें दिमाग में लाएँ तो आ जाएगा। जैसे कि मैंने स्कूल में क्या किया था, अभी याद आ जाता है, वो प्री कॉन्शियस अवेयरनेस में है। और एक अवेयरनेस का लेवल है नीचे का कि भाई अनकॉन्शियस, कि हम हो सकता है चीज़ें हैं और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आई एम नॉट अवेयर, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है। हमारे साइकोलॉजी में एक रिसर्चर थे, थ्योरिस्ट थे बहुत, जिनका नाम है सिगमुंड फ्रॉइड। वो कहते हैं कि एक बिल्डिंग में जिस तरीके से बेसमेंट होता है उस तरीके का एक माइंड भी होता है, और वहाँ रहने वाली चीज़ों के बारे में हम अवेयर नहीं होते ज़्यादा। और उसमें होते क्या है, वो ऐसी चीज़ें जिसको हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अवेयरनेस में आने से हमें गिल्ट फील होता है, ख़राब फील होता है, जैसे हमारा वाइल्ड इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, तो हम उसको कहते हैं कि चलो वहीं रहो, तो हम दबा के रख दें उसको, रिप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि माइंड का एक वैसा भाग जहाँ पे चीज़ें हैं लेकिन उसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। तो अगर आपने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा हो तो लिख सकते हैं। और जाहिर सी बात, इस टॉपिक को चुनेंगे तो या तो फिलोसफिकल थोड़ा नॉलेज होगा या इस टॉपिक, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट से भी आप लिख सकते हो अगर आपको पाला पड़ गया कि ऐसे लिखना है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड आप नहीं लिखोगे, लेकिन आप इस तरह की चीज़ों को तो लिख ही सकते हो। उसी तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ जाए कि जैसे ये मेरा अनकॉन्शियस माइंड हो गया, प्री कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, एक सुपर कॉन्शियस भी जैसा हो, जैसे कि हम मेडिटेटिव स्टेट में हो तो ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं। मैंने क्या, हम माइंडफुलनेस से क्या अवेयरनेस बढ़ता है। माइंडफुल, ज़्यादातर हमारा माइंड क्या है, रिसर्च बताती है हमारा ज़्यादातर माइंड जो है ना, या तो पास्ट में उलझेगा, फ्यूचर में उलझेगा, प्रेजेंट में चीज़ें हैं कितना अवेयर होते, तो मतलब बहुत छोटा पोर्शन रहता है जो ऐसे अवेयर रहते हैं। ज़्यादातर इधर उधर घूमता रहता है माइंड। लेकिन ठीक है, एक प्रेजेंट में अगर हम अपने को समझें और समझें जाने, तो हमारा अवेयरनेस लेवल कैसा है खुद के बारे में। तो अगर रियलिस्टिक अवेयरनेस है, हमारे एक जो बहुत सारे ऐसे रिसर्च होते हैं, मतलब थ्योरिस्ट हैं, बहुत बड़े स्कॉलर्स भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपका अवेयरनेस सही है तो आप उसका रिएक्शन ये होगा, उन्हें हमारा रिएक्शन का रेंज क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा अवेयरनेस का लेवल क्या है ना। तो ये मेरा रिएक्शन इज़ अवेयरनेस ऑफ मी। इसका कहने का मतलब कि एक साइकोलॉजी में होता है कि SOR पैराडिम, मतलब आपने तो कह दिया, ये स्टिमुलेट किया चीज़ों को, हम पे दिया कुछ कि आप ऐसे हो। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। अगर अब मेरा रिएक्शन क्या होगा, तो जो रिएक्ट करेंगे उसके बीच पहले क्या आएगा, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। SOR मतलब बिफोर आई रिएक्ट आई विल थिंक ओवर इट। और थिंकिंग के दौरान हमारे क्या चीज़ें आएंगी, हमारे अपने अवेयरनेस, मतलब हमारे अपने विश्वास, हमारे अपने वैल्यूज़, हमारी अपने सोच, सच्चाई, हमारी लाइफ के एपिसोड सब आएंगे कि कितना कैसा, ये बात कितना सही है, कितना गलत है। तो हमारा जो अवेयरनेस है वो डिसाइड करेगा कि हम किस रेंज में रिस्पॉन्ड करेंगे उस चीज़ को, है ना। माई रिएक्शन मतलब नेचर ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है कि हम जैसे एक एक व्यक्ति जो है, एक साधु थे, वो नदी के किनारे पैर रख के कुछ पानी में थे, तो कोई बिच्छू जैसा था, वो आगे काट लिया उसको, तब भी उसको बाहर निकाले। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, ये जहरीला चीज़ को मार क्यों नहीं देते। बोले ये उस अपने स्वभाव से काम कर रहा है, मैं अपने स्वभाव से काम कर रहा हूँ, आप समझ रहे। तो मैं कंटेंट पर नहीं जा रहा हूँ आपके लिए, मैं केवल कंटूर बता रहा हूँ, इसका घेरा, कि आप कैसे इसको बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसी के बताने के चक्कर में तो मैं 25 मिनट लगभग लेने जा रहा हूँ आपको, बताने में तो टाइम लगता है। जब हमें खुद सोचना होगा तो मुझे किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करना है, मुझे तुरंत लिखना हो तो ये काम 5 मिनट में मैं कर लूँगा। लेकिन हाँ, ऐसे लिखते समय एक बात ज़रूर है कि आप थोड़े से ना इत्मीनान से आप पहले सोचते हैं उसको, और अच्छे से सोच लेते हैं कि इंटरप्रिटेशन सचमुच में मैं सही कर रहा हूँ ना, क्योंकि उसका ना जल्दीबाजी में लिखने से कोई गलती होगा कि, इसलिए इसके मतलब को मैंने बार बार देखिए कि माई रिएक्शन टू यू, मतलब मैं, यू मतलब यहाँ पर सोशल रिएक्शन की बात, इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी। तो इसको आप कितना एलोबरेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर मतलब बताइए इसका कि क्या हुआ, इसका मतलब और तब क्यों हुआ है। मतलब पहले एलोबरेशन करना है, इस सेंटेंस में भी पहले एलोबरेट करना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्यों होता है, और फिर ऐसा करना कहाँ तक सही होता है। तो यहाँ पे अवेयरनेस पे निर्भर कर रहा है, यानी एक्सप्लेन करिए कि कैसे अवेयरनेस पे निर्भर कर रहा है। ये दोनों पॉइंट लिखेंगे आप, और फिर लास्ट में आप इसका
कंक्लूडिंग चीज़ें लिख सकते हैं कि ओवरऑल जो एक्शन रिएक्शन सोशल वर्ल्ड में होते हैं, वो दो पार्टी जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो दोनों का जो अपना सब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो भी उनके रिस्पॉन्सेस को निर्धारित करता है। एक दूसरे के रिस्पॉन्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं, उनके इंटरनल चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं। ये ग्राउंड पे जाकर आप इसको रोक सकते हैं। तो मैं सेकंड पार्ट को इसलिए कम बोला इसमें कि आप समझ गए होंगे पहले पार्ट में कैसे उसको बिल्डअप करना है, और पूरा ऐसे आपका तैयार हो जाएगा इसमें। तो आप कौन से एग्जाम्पल लेंगे, किस रिसर्चर को कोट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट पे, तो दिमाग में उस समय आ गया। पहले से नोट करके मैं तो नहीं लिखता हूँ, मुझे इसी को बताना है, केवल थीम पकड़ दो क्योंकि मतलब मैं समझ रहा हूँ ना सही। हाँ, तो मैं उस कंटेक्स्ट में जैसे जाऊँगा तो वो बबलअप होता रहेगा कि अगर मैं सही सोच देखिए मेरा रिएक्शन, मैं अगर रिफ्लेक्टिव होता है ना ये चीज़ें कि मैं ये बताने की कोशिश करूँ, मेरा जो रिएक्शन होगा आपके प्रति वो हमारे अवेयरनेस पे, सेल्फ अवेयरनेस पे निर्भर करेगा। अब जैसे ही ये बात मेरे दिमाग में जा रही है, फर्टाइल माइंड होता है, वो अपने आप रिएक्ट बहुत सारे कंटेंट को जनरेट कर लेगा। कैसे कैसे कैसे, तो आप एक बार उसको इनपुट तो दीजिए, वो माइंड जो है जनरेट करता है आइडियाज़ को। तो आइडियाज़ को आपको बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप निकलता चला जाएगा फ्लो में। तो इस तरीके से आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं, एक अच्छा ऐसे हो सकता है। कई लोगों ने इनका कोई अलग मतलब भी निकाला होगा, तो वो बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। मुझे तो इसका ये मतलब समझ में आया, मैंने आपके सामने, अगर मुझे लिखने दिया है तो मैं इसी लाइन पे लिखूँगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। और हमारा ऐसे का प्रोग्राम भी इसी तरीके का होता है कि पर्सनल गाइडेंस होता है, मैं वीकली कुछ ऐसे देता हूँ, आप लिखते हो, मैं उस पर देखता हूँ कि आपने क्या सही थीम पकड़ा है कि नहीं, उसको सही से जस्टिफाई किया है कि नहीं उस चीज़ों को। तो अगर आपको ज्वाइन भी कभी करना हो तो आप हमारे वीकली ऐसे प्रैक्टिस वाले सीरीज़ को कर सकते हो, वो पर्सनल गाइडेंस में होता है। तो उसमें भी अगर आपको दिक्कत होती है ऐसे में, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसे इसको एवेलुएट करा लें तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे में फीडबैक चाहिए तो आप हमारे ब्यूटीफुल माइंड के जो ऐसे टेस्ट सीरीज़ जैसी होती हैं उसमें हम सब कुछ भी बताते हैं। टेस्ट सीरीज़ नाम का है, करते तो हम लोग सब कुछ है कि आपको बताते हैं कि बॉडी कैसे डेवलप किया जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।